हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। हिंदी के प्रैक्टिस सेट आज हम सॉल्व कराएंगे जो वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और डेली हमें आपको एक प्रैक्टिस सेट हिंदी के सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ थोड़ा सा पैराग्राफ है, उसको पढ़ेंगे फिर उसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ है, पढ़ते हैं। कहने कि प्रातःकाल का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए वरदान है। घर की चार दीवारी से बाहर प्रकृति के रमणीय खुले वातावरण में शुद्ध वायु सेवन करने का अवसर प्राप्त होता है। शरीर में छाया हुआ आलस्य काफूर हो जाता है। वह व्यायाम का दूसरा रूप है। इससे शरीर में नई स्फूर्ति चेतना पैदा होती है। गर्मियों में प्रातः 5 और सर्दियों में 6 बजे का समय प्रातः भ्रमण के लिए आदर्श समय है। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में पर्वतीय प्रदेश में नदी झरनों के तट पर बाग बगीचों के प्रातःकालीन शीतल वायु प्राणियों का स्वागत करती है। वृक्षों पर चहकते पक्षी, कोयल की मधुर आवाज़, मुस्कुराते फूल तथा उन पर गुंजार करते भंवरे मन को प्रसन्न कर देते हैं। सूर्य के आगमन से चारों ओर छाया अंधकार पुरोहित हो जाता है। फिर खुली हवा में सांस लेने से फेफड़े साफ होते हैं। शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। भ्रमण से वापस लौटते हुए सूर्य की किरणें स्मरणीय लगती हैं। प्रातःकाल भ्रमण स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम और सस्ता उपाय है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए आपका सिर्फ इस पैसेज में एक ही प्रश्न है। ठीक है, करें कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो आपने ऊपर गद्यांश को पढ़ा। ठीक, करें कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। यहाँ पे आपको उपयुक्त शीर्षक बताना है, मुख्य बातें उसमें आपको क्या बताई गई है वही बताना है। ए नंबर करें प्रातःकाल का भ्रमण, बी नंबर नई स्फूर्ति का व चेतना, प्रातःकालीन शीतल वायु या खुली हवा। तो बताइए कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर इसका, कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, प्रातःकाल का भ्रमण। तो इसी की तो गद्यांश में व्याख्या की गई है, तो वही उसका क्या हुआ, शीर्षक हुआ। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक इसी पैराग्राफ पर आधारित है। आइए देखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। आपको देखिए छोटा पैराग्राफ है। देखिए पहले पैराग्राफ ही आया तो पैराग्राफ ही कर लेते हैं। कहें कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, पर उन सब के प्रति उत्कंठपूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहीं क्वेश्चन आंसर मिलेगा। साहित्य मीमांसा ने उसी दृष्टि से युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर, देखिए यहाँ पे भी आंसर मिलेगा, इत्यादि भेद किए गए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं। आगे देखते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि उत्साह के भेद किस आधार पर किए जाते हैं। कह रहे हैं कि उत्साह के आधार पर, दुर्बलता के आधार पर, पीड़ा या आघात के आधार पर, या कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। तो कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। ठीक, तो दूसरा आपका यहाँ मिल जाएगा। आइए अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहें कि युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो किस प्रकार की भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा डी नंबर सही होगा? साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस की उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे आपका तीसरा मिल जाएगा, तीसरा नंबर का आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, कहें कि साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं।
तो कौन कौन की है भाई? कहने कि युद्धवीर, दानवीर या दयावीर, कर्मवीर और धर्मवीर, या अध्यवसायी और ईमानदार, सूरवीर या परिश्रमी। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ, सॉरी इसमें है, यहाँ पे लिखिए, यह युद्धवीर, दानवीर इत्यादि, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो बताइए किसके? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, उत्साह के अंतर्गत। किसके भाई? उत्साह के अंतर्गत। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का यहाँ आंसर मिल जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों, उनके राजदूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा स्वदेश स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे किस श्रेणी में आते हैं? देखिए आपके यहाँ पर सिलेबस में भी है पत्र, तो इस प्रकार आप बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, सरकारी पत्र। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगी, जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना होता है तब किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं? बताइए किस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं? कहें कि अर्ध शासकीय पत्र, कार्यालयी विज्ञापन, या टिप्पणी, या शासकीय पत्र। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, अर्ध शासकीय पत्र। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाया जाता है। तो बताइए भाई, तो कह रहे कि संकल्प, पृष्ठांकन, या द्रुतपत्र, या अनुस्मारक। ठीक, अनुस्मारक कौन सा हो जाएगा भाई? 8वें का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, पृष्ठांकन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण एवं सुस्पष्ट पुनर्लेखन क्या कहलाता है? कह रहे हैं कि संक्षेपण, या पल्लवन, टिप्पण, या विशेष। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, संक्षेपण। ठीक, संक्षेपण। आइए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? बताइए तो कितने स्वर होते हैं? तो कितने होते हैं? कह रहे 14, 11, 13, 5। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। कुल कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, इस प्रकार बी नंबर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में भाई ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार, या 8 प्रकार। तो कितने प्रकार की होती हैं? तो ऑप्शन नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा, 2 प्रकार की होती है। तो हिंदी में ध्वनियाँ जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। देखिए मात्रा के आधार पर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन सी? एक स्वर ध्वनि और एक कौन सी है? व्यंजन ध्वनि। कौन सी भाई? व्यंजन ध्वनि। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगर उच्चारण के आधार पर अगर पूछेगा, किसके? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर अगर पूछेगा तो आप कितने बताएंगे भाई? 3 प्रकार की। कितनी? 3 प्रकार की। कौन सी? संयुक्त ध्वनि। कौन सी? संयुक्त ध्वनि, इसको हटाते हैं तो देखिए संयुक्त ध्वनि और कौन सी? संपृक्त ध्वनि, और तीसरी कौन सी है? युग्मक ध्वनि। ठीक, तो इस प्रकार आपकी जो है उच्चारण के आधार पर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन सी? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि
वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है? कहें कि स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है। बताइए भी क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। कैसा कौन है? स्वर है। ठीक, देखिए ह्रस्व स्वर्ग, ह्रस्व स्वर्ग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और फिर री। ठीक, तो ये कितने कौन से ह्रस्व स्वर, मतलब कि जिनको हम बोलने में बहुत कम समय लेते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए? ह्रस्व स्वर हो गए। ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर 4 हैं। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ और ओ और औ। ठीक, तो ये आपके 7 जो है दीर्घ स्वर होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उच्चारण करने में समय लगता है। ठीक, देखिए प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर वे होते हैं जो दीर्घ स्वर से 2 या 3 गुना ज़्यादा समय बोलने में लगाते हैं, जैसे ओम हो गया, तो ये प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक, तो आप याद रखिएगा भाई, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ठीक, इनको सबको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कहने कि निम्नलिखित में से देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए भाई, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए भाई, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, पत्र। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कहने कि राशि, कुर्सी, पक्षी, चील। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, पक्षी। पक्षी जो है शब्द कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए भाई, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कहने विवाद, सार या रूप। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आय। आय जो है कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। कहने कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कहने कि दुख, गरिमा, लेख या स्पर्श। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, गरिमा। गरिमा जो है कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? देखिए, कहने कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अनुस्वर। तो देखिए स्वर संधि एक प्रकार की संधि है, व्यंजन संधि एक प्रकार की संधि है, विसर्ग संधि एक प्रकार की संधि है, ये अनुस्वार ये संधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधियां कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक, तो इस प्रकार स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताना है। तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? कहने उत प्लस लंघन या उल्लंघन या उल्लंघन प्लस या उ प्लस लंघन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उत प्लस लंघन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन सी इसमें संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि भाई? व्यंजन संधि। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कहने के निम्नलिखित शब्द में से स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि कहने की विद्यालय, सदगति या दिग्दर्शन या सज्जन। तो बताइए इसमें कौन में स्वर संधि? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। तो विद्यालय में जो है आपका कौन सा संधि है? स्वर संधि है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि पो प्लस अन किस स्वर संधि का है? पो प्लस अन मतलब पवन। बताइए पवन में कौन सी संधि है? तो कहने गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादि संधि। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में कौन सा समास है? बताइए।
यानी कर्मधारय समास है, या अव्ययी भाव समास है, या द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है। बताइए भी तो कौन सा इसमें समास है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यथा विधि में अव्ययी भाव समास है। देखिए अव्ययी भाव में जैसे पहले क्या लगा रहता है, किसी मूल शब्द में उपसर्ग लगा रहता है, ऐसे आपको पहचानना है। तो यथा विधि में आपके में कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपके समास कितने प्रकार के होते हैं भाई? कुल समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के कुल समास होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास हो गया, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं कि गुरुदेव शब्द में समास है, तो गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। बताइए भाई कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो गुरुदेव जो में शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो हैं किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं। किसी मूल शब्द के क्या लगते हैं? पहले। किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, अधि। देखिए अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। बताइए भाई संकल्प शब्द में उपसर्ग कहाँ किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, सम। संकल्प में सम उपसर्ग है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय बताना है। देखिए प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद में लगता है। क्या भाई? मूल शब्द के बाद में लगता है। तो बताइए औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कहते हैं आ लगा है कि का लगा है कि इक लगा है कि ईक लगा है? बताइए भाई तो कौन सा है? तो औपचारिक में इक प्रत्यय लगा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय, देखिए नहीं वाला लगा है, नहीं पूछा है, नहीं लगा है। शेरनी, मोरनी, नौकरानी या कुटनी। बताइए किसमें नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो किसमें भी नहीं लगा हुआ है? नौकरानी। देखिए नौकरानी में किसी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शेरनी में नी प्रत्यय है, मोरनी में नी प्रत्यय है और कुटनी में नी प्रत्यय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो भाई तत्सम नहीं पूछा है। देखिए तत्सम क्या होता है? तत्सम क्या होता है? देखिए तत्सम होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं। ठीक, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, तो बताइए भाई कौन सा करें कि आँख है, नयन है, नेत्र है, दृग है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बताइए भाई 27 का तो कौन हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। तो आँख, आँख जो है क्या है? आँख का आँख जो है तत्सम नहीं शब्द है, तो ये क्या है? तद्भव है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपका सब क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, तो ये तत्सम है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देखिए तत्सम है? पूछा है तत्सम। देखिए वहाँ नहीं था, यहाँ कौन सा है? कहने कि अग्र, आग, आज, आँख। ठीक, आँख का नेत्र होता है, आज का अद्ध होता है। तो बताइए कौन सा इसमें तत्सम है पूछा है? तो 28 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अग्र जो है शब्द जो है तत्सम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आग का तत्सम अग्नि होता है। ठीक, निम्नलिखित विदेशी शब्द कौन सा है? देखिए विदेशी शब्द कौन सा है? बताइए विदेशी शब्द कौन सा है? यानी कि राष्ट्र, अमीर, प्रिय, भक्त। तो 28 का कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो शब्द है विदेशी शब्द है। अमीर जो है आपका विदेशी शब्द है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ आपको हम कुछ बातें बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए शब्द जो है भेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो है अर्थ के
देखिए अर्थ के आधार पर, अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा आपके भेद शब्द तो कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर अगर पूछे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 2। कौन कौन से, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक। ठीक है, तो ये किसके आधार पर, अगर पूछे कि हिंदी में अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आप 2 ऑप्शन लगाएंगे। ठीक, अगर यही आपसे पूछे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट जिसको बोलते हैं के आधार पर पूछे तो कितना बताएंगे, 3 प्रकार के। ठीक भाई, ध्यान दीजिएगा, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर आपसे पूछे शब्द तो 3 प्रकार के बताएंगे। कौन कौन से, देखिए इन्हें हटाते हैं तो 3 प्रकार के कौन कौन से, एक रूढ़ि शब्द, कौन सा भाई, रूढ़ि शब्द, और यौगिक शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तीसरा है योग रूढ़ि शब्द। ठीक, तो इस प्रकार आपके व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ि शब्द। ठीक, तो इस प्रकार। और देखिए अगर आपसे पूछे उत्पत्ति के आधार पर शब्द पूछे तो आप कितने बताएंगे, 5 प्रकार के हैं। किस प्रकार के, उत्पत्ति की, वो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर था 3 प्रकार के, यहाँ उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक तत्सम है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विदेशज और वर्णशंकर। 5वां है वर्णशंकर। ठीक, तो इसमें आपके उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्णशंकर। ठीक, आगे चलते हैं। अगर क्रिया के आधार पर पूछे तो भाई क्रिया के आधार पर शब्द के भेद पूछे तो बताएंगे कितने, 2 प्रकार के। कितने, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ये परीक्षा में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक, देखिए यहीं पे विकारी शब्द जो हैं, विकारी शब्द के 4 भेद हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं, 4 भेद। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, कौन कौन से भाई, विकारी शब्द के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, और अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आप इसमें याद रखिएगा। और बताएं, और एक याद कर लीजिए, अगर शब्द शक्ति के आधार पर बोले, शब्द शक्ति के आधार पर पूछे तो कितने, 3 बताएंगे। कितने भाई, 3। कौन कौन से, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। कौन कौन, व्यंजक। तो कितने, अगर शब्द शक्ति के आधार पर पूछे तो 3 बताइएगा, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। ठीक, आप चलते हैं आगे भाई। अच्छा, इसमें आपको बताना है, एक आंसर इसका क्वेश्चन का करना है। चलिए आप करिए, बताइए। कहने के निमित्त विदेशी शब्द, देखिए विदेशी शब्द जिसको बोलते हैं विदेशज, और बताइए कौन सा है। तो अब इसका ऑप्शन नंबर बी बता दो दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आप क्या आया भाई, कहने कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा आपकी बताना है, तो संज्ञा देखिए कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितनी, 3 प्रकार की। लेकिन यहाँ नोट में याद रखना है, अधिकांश जो व्याकरण जो संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। कितने, 5 भेद। ठीक है, उस 3 कितने कौन कौन से हैं, एक व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। ठीक, और जातिवाचक, और अगला है भाववाचक, तीसरा है भाववाचक। लेकिन जो ज़्यादातर व्याकरण करता है वो 5 मानते हैं, तो 2 और कौन मानते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक। ठीक, तो इस प्रकार आपकी संज्ञा कुल 5 हो जाती है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। तो बताइए भाई कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी है इसमें, ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, ये राज्यपाल क्या है, जाति को व्यक्त करता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा, बी नंबर सही है। कह रहे हैं कि इसमें से भाववाचक संज्ञा बताना है। बताइए भाई भाववाचक संज्ञा है, कह रहे कि तप, तीर, भरत या चिंता। देखिए भाववाचक संज्ञा, तो इसमें क्या है, कौन सी भाई, चिंता है। जो दिखाई ना दे वही क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। चलिए बताइए भाई। तो आइए जानते हैं सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। डायरेक्ट आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे, ऑप्शन मारेंगे 6 वाला। ठीक, तो आइए देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं भाई। तो देखिए पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है, तो ऐसे भी पूछ लेगा इसमें से सर्वनाम के भेद नहीं है, तो ये भी याद रखना है 6 प्रकारों भी। देखिए पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, वाचक, ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और देखिए तीसरा है निश्चयवाचक। पहले देखो निश्चयवाचक वाचक सर्वनाम, और देखिए जो 3 इनको हटाएंगे तभी लिख पाएंगे। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रश्न में, यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। कह रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम है, तो वह हमें कैसा है, निजवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि पापी में कौन सा विशेषण है। बताइए भाई। कहा था संख्यावाचक, नहीं, जब नंबर होती तो संख्यावाचक होता। सर्वनामिक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण, या परिमाणवाचक विशेषण है। बताइए भाई। तो इसमें कौन सा है, गुण को बता रहा है पापी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिसमें गुण दोष को बताया वहाँ पर गुणवाचक होता है विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण कौन सा है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए विशेषण आया है, तो विशेषण भाई कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। विशेषण कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, गुणवाचक विशेषण, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, कौन सा, संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा नंबर कौन सा होता है, तीसरा नंबर आपका परिमाणवाचक, कौन सा, परिमाणवाचक। ठीक है, और कौन सा, फिर सर्वनामिक विशेषण, कौन सा, चौथा है, चौथा देखिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं, बता दे रहे हैं, सर्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार आपके 4 कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो आपके 4 प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं। तो पापी क्या है, गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं अगला। कहने के निम्न से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। बताइए भी कौन सा नहीं है। कहेंगे स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जातिवाचक या रीतिवाचक। बताइए। चलिए भाई, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, बताना है। कहेंगे कि स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जातिवाचक या रीतिवाचक। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा कहें क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नहीं वाला पूछा है आपसे, नहीं वाला पूछा गया है। तो देखिए आपकी आए क्रिया, देखिए क्रिया के भेद। देखिए क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्रिया के भेद, क्रिया जो है आपकी कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली है कौन सी, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है क्या है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक, तो इस प्रकार आपकी क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए जो सकर्मक क्रिया होती है यह आपकी 2 प्रकार की होती है, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। सकर्मक क्रिया कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया होती है। और देखते हैं अगर व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के भेद 3 होते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3 प्रकार। पहला होता है मूल क्रिया, मूल क्रिया,
दूसरा है यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया, और तीसरा नंबर है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी भाई? पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रकार व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के 3 भेद हैं, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मोह शब्द, मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक, कह रहे हैं कि परिमाणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक। तो भाई क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। गुणवाचक है मोह में, मोह में शब्द में कौन सा विशेषण है? तो आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। देखिए क्वेश्चन है 37 नंबर। कह रहे हैं कि मीरा जोर से हंसी, वह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? बताइए भाई। तो मीरा जोर से हंसी किस प्रकार है? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म होता है, और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ मीरा जोर से हंसी, तो यहाँ इस प्रकार यहाँ में इसमें क्या कौन सा है? यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। कह रहे हैं कि अंधेरा है, धीरे धीरे है, चाल चलन है, या सुंदर है। तो बताइए भाई कौन सा इसमें हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। क्रिया विशेषण किसमें है? धीरे धीरे में। ठीक, तो इस प्रकार बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? बताइए भाई। कह रहे हैं कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, बिना। बिना जो है क्या है? संबंध बोधक शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? देखिए नहीं है, देखिए अव्यय आया है। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं भाई? अव्यय जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण होता है पहला, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक। अगला है तीसरा नंबर है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। अगला है विस्मयादि बोधक। चौथा कौन से भी? विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है अव्यय के भेद कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। ठीक, कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा जो है समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? कहने की अर्थात, अतएव, अथवा या आजन्म। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें जो है नहीं वाला पूछा है, तो आजन्म जो है समुच्चय बोधक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। करें जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, स्पेस कहते हैं। करें कि ये नंबर विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक अव्यय। बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। करें कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, बताइए। करें कि स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। बताइए भाई 42 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अनुपम का जो पर्यायवाची क्या होता है? अद्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि गे का पर्याय है, मतलब पर्यायवाची आपको बताना है। कहते हैं गृह है, गर्दभ है, व्योम है, गाय है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, गृह। जो गे का पर्यायवाची गृह हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहे कि आचार का विलोम बताइए। आचार का विलोम बताइए। करें अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। बताइए भाई क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आचार का अनाचार, इसका विलोम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहने की प्रवृत्ति का विलोम बताइए। कहने की आवृत्ति होगा, वृत्ति होगा, निवृत्ति होगा या समवृत्ति होगा, बताइए। तो 45 का ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति का विलोम निवृत्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 46 क्वेश्चन कह रहे हैं कि अवली आविल शब्द, कहने की अवली अवली आविल शब्द युग्म सही अर्थ बताना है। कहने की भंवरा होगा, जल होगा, कहने की नदी होगा या गंदा, या पंक्ति या मित्र, या पंक्ति या गंदा होगा, बताइए भी कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 46 का कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अवली माने पंक्ति और आविल माने गंदा, ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने की बलि 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 शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए, ठीक। तो बताइए 47 का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। कहने की देखिए बलि माने बलिदान और बलि माने वीर, तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने की प्रत्यय शब्द वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, बताइए। तो 48 का ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अभी बता दें, प्रत्यय प्रत्यय किसी मूल शब्द के कब जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, ठीक। तो ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, करें कौन सा शब्द शुद्ध है। करें कि अंताक्षरी, अंत्याक्षरी या अंताक्षरी या अंतछड़ी, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अंत्याक्षरी जो है इसका सही शुद्ध शब्द हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखिए शुद्ध शब्द बताइए। तो कौन सा हो जाएगा शुद्ध, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। पूजनी जो है आपका शुद्ध शब्द है। तो इस प्रकार आपके कुल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हम डेली एक हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक। शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।